नमस्कार। सप्ताह के सबसे चर्चित हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहीं। तो सबसे पहले हम आपको आज दिखाएंगे भीलवाड़ा में हुए भट्टी कांड की कलंक कथा। कोठड़ी में जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को कैसे तार तार कर दिया था। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कब हैवान फांसी पर लटकाए जाएंगे। इसके साथ ही क्या राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा? आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा की कलंक कथा के साथ। 2 अगस्त 2023 को भीलवाड़ा पर एक कलंक लगा था और एक कांड हुआ था जिसने पूरे जिले पर कलंक का टीका लगा दिया। भीलवाड़ा का भट्टी कांड। आज से करीब 9 महीने पहले एक 14 साल की मासूम को गैंगरेप के बाद धधकती भट्टी में कैसे जिंदा झोंक दिया गया था। जो कुछ हुआ था वो बेहद ही खौफनाक था। इसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको वहशी राक्षसों की वो पूरी क्रूर कथा दिखाएंगे, बताने जा रहे हैं जिसको कोर्ट ने भी जघन्य माना है और दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है। रिपोर्ट देखिए। तो 14 साल की मासूम को दरिंदों ने खेत में दबोचा था और बारी बारी से उसके साथ कई बार गैंगरेप किया था। कई घंटों की हैवानियत के बाद इस मासूम को धधकती भट्टी में किस तरह से झोंक दिया गया था वो किसी से छिपा नहीं है। सबूत मिटाने के लिए फिर दरिंदों ने, इन राक्षसों ने अधजली लाश को भी नहीं छोड़ा। वापिस उसे निकाला, अधजली लाश को फावड़े से काट करके उसे पोखर में फेंक दिया। लाश के साथ भी किस तरीके से अमानवीयता की गई और इससे पहले मासूम के साथ में किस तरीके से दरिंदगी की गई वो सबके सामने था। और आखिरकार जो हुआ उसे लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए। और आपको बता दें कि करीब 300 किलो से ज्यादा की राख और कोयले को छाना गया। पुलिस की जांच हुई। घंटों कोयले को छांटकर हड्डियां उसमें से निकाली गई थी। चांदी का कड़ा, एक हाथ का जला हुआ हिस्सा मिला था। दूर तालाब में कमर का अधजला हिस्सा भी पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में थे। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चला और ट्रायल के बाद कोर्ट ने इन दरिंदों को जो सजा सुनाई वो सजा थी सजाए मौत की। तो आखिरकार भीलवाड़ा के कोठड़ी में जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया और उसी ने इनको राक्षस, दरिंदा, वैशी और शैतान तक बना दिया। दरिंदगी के बाद सबूत मिटाने के लिए जो कुछ भी किया गया उसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो साजिश रची गई थी वो सबसे ज्यादा खौफनाक थी। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा के वहशी राक्षसों की क्रूर कथा। मासूम का किडनैप कर भेड़ियों की तरह नोचा। पहले गैंगरेप और फिर जिंदा ही भट्टी में झोंका। सबूत मिटाने के लिए फिर की सबसे बड़ी क्रूरता। अधजली लाश के टुकड़े कर दूर पोखर में फेंका। 2 अगस्त 2023 भीलवाड़ा के राक्षसों की क्रूर कथा। मासूम बेटी जब भी घर से बाहर जाती थी तो माँ बाप के साए की तरह साथ रहते थे। जरा सी नजरों से ओझल होती थी तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ जाती थी। लेकिन 2 अगस्त 2023 की रात माँ बाप ने वो दर्द झेला जो उन्हें बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा था। दरिंदों ने पहले 14 साल की मासूम से बारी बारी से गैंगरेप किया और इसके बाद इसे जिंदा ही धधकती भट्टी में झोंक दिया। भीलवाड़ा के कोठड़ी में हुए इस गैंगरेप और हत्याकांड ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया था। वो 14 साल की मासूम बेटी भेड़ियों के बीच फंसी थी। ना जाने कितनी बार उसको बेरहमी से नोचा गया था। जानवरों की तरह उसके शरीर को खींचा गया था। रेप के बाद रेप और ना जाने कितनी बार और कितनी देर तक उसके साथ हैवानियत की गई थी। उसकी रूह कितनी बार कांपी होगी
वो चिल्लाई होगी, रोई होगी, तड़पी होगी और उन भेड़ियों से बोली होगी, भैया छोड़ दो की भीख मांगी होगी। लेकिन दरिंदों ने उसकी एक भी ना सुनी, उसको अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। पूरे दिन उसी के खेत में उसकी रूह को खींचते रहे, नोचते रहे और फिर बेसुध हालत में उसको वहां छोड़कर घर भाग गए। राक्षस, दरिंदे, वहशी, शैतान, पिशाच, दानव, असुर, दैत्य और ना जाने क्या क्या कहें उनको, जिन्होंने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप गई थी। जिसका एक आंसू दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो बेटी उनकी आंखों के सामने खेत में बनी कोयले की धधकती भट्टी में जल रही थी। बेबस पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। वही माँ दहाड़े मार मार कर अपनी बेटी को बुला रही थी, कोई तो ला दो, सही सलामत मेरी मासूम बेटी को ला दो। लेकिन वो कैसे आती, क्योंकि उसका हैवानों ने शिकार कर लिया था। 14 साल की मासूम को दरिंदों ने खेत में दबोचा था। बारी बारी से उसके साथ कई बार गैंगरेप किया था। घंटों हैवानियत के बाद उसे भट्टी के पास फेंक दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को तार तार कर दिया और उसी ने इनको राक्षस, दरिंदा, वहशी और शैतान तक बना दिया। दरिंदगी के बाद सबूत मिटाने के लिए जो किया गया, उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो साजिश रची गई थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मासूम जब पूरे दिन घर नहीं लौटी तो पूरे गांव में उसकी लापता होने की खबर फैल गई थी। बस फिर क्या था, आरोपी को पकड़े जाने का डर सताने लगा और फिर सबूत मिटाने के लिए उनके शैतानी दिमाग में आया था खुदी खेल का प्लान, जो सबसे ज्यादा खौफनाक था। आरोपी फिर उसी जगह दोबारा पहुंचे और जिंदा बेसुध हालत में पड़ी मासूम के सिर पर डंडे से इतनी जोर से वार किया कि उसका दिमाग फट गया, नसें फट गईं। दोनों ने भट्टी का गेट खोला और उसके आगे आग लगाकर मासूम को जिंदा ही धधकते कोयलों में फेंक दिया था। आरोपियों को यह भी डर था कि भट्टी में शव मिल गया तो इनके लिए आफत आ जाएगी, इसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। बचने के लिए वो क्या क्या कर रहे थे, इसका उनको भी शायद अंदाजा नहीं था। आरोपी फिर भट्टी के पास पहुंचे और अधजले शव के टुकड़ों को धधकते अंगारों के बीच से निकाला, पानी डालकर ठंडा किया और फिर अधजले टुकड़ों को फावड़े से काटकर एक बोरी में भरकर दूर एक पोखर में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म करने वाले कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी छुपा ले, वो आखिरकार पकड़ा ही जाता है। और यही हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो जब मासूम का कहीं पता नहीं लगा, उसको खोजते खोजते परिवार के लोग उस भट्टी के पास पहुंच गए, जो बारिश के मौसम में भी आग सी धधक रही थी। और फिर इसी शक पर जब वहां तलाश की गई तो जो मिला, उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। 300 किलो से ज्यादा राख कोयले को छाना गया। घंटों कोयले को छांटकर हड्डियां निकाली गई थी। चांदी का कड़ा, एक हाथ का जला हिस्सा मिला था। दूर तालाब में कमर का अधजला हिस्सा मिला था। 1 किलोमीटर दूर तालाब में बाकी अवशेष मिले। तालाब में कमर का अधजला हिस्सा मिला था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कान्हा और कालू समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की तह तक जाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने भंवरी हत्याकांड की केस की स्टडी की और चार्जशीट दाखिल कर सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब कोर्ट के सबसे बड़े फैसले का इंतजार था और 9 महीने बाद 20 मई 2024 को कोर्ट ने दरिंदों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया। भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई, तो बाकी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। हाँ, 2 मुलजिमान मेन इसमें एक्यूज है, कालू और कान्हा, दोनों को आज माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा से दंडित किया गया है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है।
हम इस माननीय न्यायालय के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, पूरी न्याय जगत का आभार प्रकट करते हैं कि जो मेन एक्यूज थे कालू और काना, उन दोनों मुलजिमान को फांसी के दंड से दंडित किया गया। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में भी इसकी प्रभावी पैरवी हो और मुलजिमान की सजा एज इट इज रहे और फांसी की सजा एज इट इज रहे। और जो 7 एक्यूज थे वो क्यों एक्यूज थे? सह-अभियुक्त थे, मेन एक्यूज नहीं थे। ना तो उन पर मर्डर का एलिगेशन था, ना गैंगरेप का था। उनमें 3 महिलाएं थी। जो 7 एक्यूज है उनको एक्यूट किया गया, बरी किया गया, वो मेन एक्यूज नहीं थे। उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी। जिंदगी जब हाथ से फिसलती नजर आती है तो चेहरा ऐसे ही पत्थर बन जाता है। यही वो 2 दरिंदे हैं जिन्होंने भीलवाड़ा के माथे पर कलंक का टीका लगाया था। सोमवार को दोनों गुनहगारों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत के सामने पेश किया गया था। जैसे ही पॉस्को कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया और पीड़ित मां ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए लड़ाई जारी रहने का ऐलान कर दिया। मगर आज मोरा खुशी से आज अच्छा काम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूरे प्रशासन का, बहुत बढ़िया काम किया। मन आज पूरा संतोष ही मिली सा, पूरे परिवार की मांग ही जो आज पूर्ण होगी, बता हेड़ी काम होगी। मगर मोरा हो रहा था नहीं पूरे परिवार का 9 महीना दुखी है, जो आज शांति मिली हमारी बेटी को, हत्यारों को फांसी मिली। यही मांग चाहता 7 जनों को बरी करी, मगर नहीं मंजूर है, सजा दिलाओ। हाँ, हमारी बेटी को शांति मिल गई है और 2 जनों को फांसी लगी है और हमारी बेटी को वह खाना को काढ़ा को लगा दी फांसी है। मेरा परिवार सब खुशी है आज, पूरे परिवार दुखी हो रहा, पूरे परिवार देखिए आज खुशी है ना। और आज कोर्ट आज बैठ के लिए जज साहब आज बैठ के लिए बहुत धन्यवाद। पूरी समाज को, पूरी समाज को, सरकार को धन्यवाद। वर्डिक्ट का इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था वो आज सामने आ चुका है। पूरा भारत इस फैसले का इंतजार कर रहा था। बेटी के परिजन कर रहे थे। लगातार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कई पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी थे, वकीलों ने अपना काम किया। जो स्पेशल पीपी था महावीर कृष्णावत लगातार पेशी पे आ रहे थे और जो पीड़ित पक्ष था उसकी आवाज मजबूती से उठा रहे थे। आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। दोषियों को सजा दी गई है और जो पीड़िता के परिजन थे उनको न्याय मिला है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18। और अब हम आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान जयपुर एजुकेशन समिट आयोजित की जा रही है। युवा सपनों की उड़ान और शिक्षा जगत के शिखर पर राजस्थान, ये सपना किस तरीके से साकार होगा, इसकी रूपरेखा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिक्षा जगत के शिखर पर राजस्थान को लेकर के कह रहे हैं कि नीट और ये जो एग्जाम्स हैं, नीट है, IIT JEE है, इनके लिए अगर इनमें जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए तो जो हमारी कॉलेजेस हैं, जो एकेडमिक कॉलेजेस हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। 92 यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान में, जिसमें 31 तो गवर्नमेंट की हैं, बाकी सब प्राइवेट, 7 डीम्ड हैं और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे कॉलेजेस में भी राजस्थान इंडिया में 3रे नंबर पे है। कॉलेजेस जो है ना सबसे ज्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान है। तो जो ये समस्या है, जो बच्चे उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते उनके लिए तो दूसरे एवेन्यूज हैं, जैसे आपका नर्सिंग है, फार्मेसी है, या जो एकेडमिक कॉलेजेस हमारे पास। लॉ में इस समय सबसे ज्यादा स्कोप है। इस बार हमारे यहाँ से भी 2 बच्चियां जूनियर लॉ अफसर का भी रिजल्ट आया है, उसमें सेलेक्ट हुई हैं। RS का आज ही कल ही जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो कैडर अलॉटमेंट हुआ है, उसमें हमारे यहाँ से भी बच्चियां, 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ RS में और 2 बच्चियों का इसमें जूनियर लॉ ऑफिसर में। तो अपॉर्चुनिटी तो इन सब ब्रांचेज में भी है। ITI गर्ल्स का प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास है, गवर्नमेंट के तो 7-8 है, राजस्थान में 8 है, लेकिन हमारे पास जो है ना जो प्राइवेट सेक्टर में है, एक भी बच्ची पिछले 15 साल से कोई बेरोजगार नहीं है जी, सबको रोजगार मिला हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी तो इन फील्ड्स में भी है। बाकी अब इंजीनियरिंग है, इनमें एम्प्लॉयबिलिटी कम है, लेकिन राजस्थान में जो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे इनका विवेकानंद ग्लोबल है और सारी UEM है। और चलिए अब बात करेंगे ओबीसी कोटे में बचे घमासान की, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद अब राजस्थान में भी
मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। प्रदेश में 13 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण में शामिल हैं, जिनको लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने यह साफ कर दिया कि 4 जून के बाद सरकार इन जातियों की समीक्षा करवाएगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके जो वोट जिहाद की बातें करते हैं उन मुसलमानों को दे देना चाहते। बीच चुनाव, मुस्लिम आरक्षण पर तनाव। क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है। आरक्षण की परीक्षा, 4 जून के बाद समीक्षा। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान। निश्चित ही जिन 14 कम्युनिटीज को मुस्लिम समाज की ओबीसी वर्ग का कोटा काट करके दिया गया। मंत्री गहलोत का बयान छिड़ा सियासी घमासान। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ओबीसी आदिवासी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है वह दलित, ओबीसी, आदिवासियों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का डाका नहीं डालने दिया जाएगा, ये हमारा स्पष्ट है। 24 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ चुका है। राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू करवाएगी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी और धर्म के आधार पर संविधान जिस चीज के लिए प्रोहिबिटेड है कि मना करता है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर जो दिए गए वो गलत है। निश्चित ही जिन 14 कम्युनिटीज को मुस्लिम समाज की ओबीसी वर्ग का कोटा काट करके दिया गया, वो अलग से नहीं दिया लेकिन ओबीसी के अंदर शामिल किया गया है, तो उसकी भी आने वाले समय में निश्चित ही हमारे पास में कई शिकायतें आई है। शिकायतों को हम लोग एक बार सत्यापन करवा रहे हैं, विभाग भी सत्यापन करवा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं, एक बार उच्च स्तरीय कमेटी की बिठाकर क्या होता है, आने वाले समय में देखेंगे। 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी, कायम खानी, नगारची, दमामी मुस्लिम, राणा, बारोट, मदारी, बाजीगर, गैर हिंदू, नट, गैर हिंदू, लखारा और फकीर शामिल हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों का आरक्षण दिया गया था। और यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में आरक्षण लागू है, जो जातिगत आधार पर है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने एक घोषणा की है और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार
प्रदेश की राज्य सरकार भाजपा सरकार जो है वो चुनाव के बाद, चुनावी आचार संहिता के बाद जो राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण के अंदर 14 मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण दिया गया है 1997 से 2013 के बीच में ये जो आरक्षण मिला था, इसकी समीक्षा करेगी। वो लोग उनका कहना यह है अविनाश जी का कि राज्य सरकार इस बारे में बात करेगी कि एक जो मुस्लिम में जो 14 जातियों को आरक्षण दिया गया है वो सही है या नहीं है, तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। तो मैं AIMIM की तरफ से इस राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करता हूं। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद जितने भी ओबीसी के तहत प्रमाण पत्र जारी किए हुए थे उन सब को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी उबाल आ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच आए इस फैसले से राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये बड़ा सवाल है कि आखिर देश के कितने राज्यों में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया गया है, किस राज्य में कितने प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसको जरा समझते हैं। दरअसल 1, 2 या 3 नहीं बल्कि देश के 9 राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मौजूदा वक्त में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में यह व्यवस्था है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तो वहीं तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दिया गया था, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। अब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही दोबारा मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके अलावा अगर कोई दलित व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, क्या इसके बाद भी उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। राजस्थान में वर्तमान में 64% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 21% आरक्षण ओबीसी को, 16% दलित समुदाय को, 12% आदिवासी समुदाय को, 10% आरक्षण EWS और 5% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। फिलहाल भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है। सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे एक पूर्व राज परिवार की, जहां की दरों दीवारों से विवाद की बातें सामने आ रही है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा वार पलटवार खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़े आरोप लगाए, तो वहीं विश्वेंद्र सिंह ने बाद में माफी मांगकर सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजा रानी की लड़ाई कोर्ट तक आई। जायदाद पर घमासान, पूर्व सीएम का नाम। पूर्व मंत्री का परिवार लगा रहा आरोप। विश्वेंद्र सिंह मांग रहे पूर्व सीएम से माफी। 2 बार दिल्ली फतेह करने वाली भरतपुर रियासत का अतीत चाहे कितना भी अनूठा और स्वर्णिम क्यों ना रहा हो, लेकिन वर्तमान काफी दागदार साबित हो रहा है। भरतपुर रियासत की आपसी कलह और जंग अब किले की दीवारों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गई है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पत्नी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह से विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए गए। पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कहा कि हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए और एक परिवार की लड़ाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो दखलंदाजी थी वो सामने आई। पत्नी और बेटे ने जताई लाइफ थ्रेट की आशंका। लाइफ को थ्रेट है क्योंकि हमारे तो फोन पे भी बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं। हमारे स्टाफ को भी थ्रेटन किया गया है। हमारे साथ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी थ्रेटन किया गया है। मैंने चिट्ठी भी तो दे रखी है। मैंने दी थी 2.5 साल पहले। मैंने वो भी दी थी चिट्ठी कि मुझे और मेरी टीम को अगर कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार है। पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत का हाथ है। एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो राणा साहब बिराजे बताएंगे। गहलोत साहब ने खूब घी छिड़का है। 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, उनको पता होगा शायद। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मोती महल के अंदर हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उन्हें सुरक्षा के लिए वहां पर जो गार्ड लगाई गई थी, 1-4 की जो गार्ड थी उसे भी हटा लिया गया। और ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि जो ये परिवार का जो मामला है वो पुश्तैनी जायदाद को बचाने के लिए ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है और इसमें दोनों ही तरफ से जो वार है वो चल रहे हैं। दरअसल 18 मई को ये सारा विवाद सामने आ गया था। पत्नी, पिता और पुत्र के बीच की लड़ाई सबके सामने थी, जिसके बाद विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 मई को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 मई को कुम्हेर के गांव पेंघोर में जाट समाज के साथ कुछ अन्य समाज के लोगों ने विश्वेंद्र सिंह के पक्ष में पंचायत की और 51 सदस्यीय कमेटी की चर्चा करने का फैसला किया, लेकिन दिव्या सिंह ने इसे सिरे से नकार दिया। पंचायत वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें तो देखी मैंने बहुत देखी हैं, आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और इसी के साथ ही अभी के लिए फिलहाल खबर में दम है में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।